हेलो फ्रेंड्स। न्यू इनकम टैक्स का एक्ट आ चुका है। सारे फॉर्म चेंज हो रहे हैं और उन्हीं में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म 15G एंड 15H, वो भी फॉर्म चेंज हो चुका है और उसकी जगह पर आया है फॉर्म 121। अब ये कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, सब कुछ प्रैक्टिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और फॉर्म में एक गलती भी है, वो भी मैं हाईलाइट करूंगा कि वो गलती क्या है। इवन जो इनकम टैक्स का एक्ट आया है उसमें ये कहा गया था कि चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाएगा, रिपीटेड चीज़ें नहीं होंगी, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज और होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। अब 15G 15H किस लिए होता था और ये कौन फाइल करता था, इसको समझेंगे तो फॉर्म 121 अपने आप समझ में आ जाएगा। एकदम बेसिक लैंग्वेज में बात करें, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H ये तब फाइल किया जाता था जब कोई भी एसएससी जिसको ऐसा लग रहा है कि उसकी इनकम पर टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो वो ये फॉर्म फिल करके देता था। तो जो सामने वाला पर्सन है जो टीडीएस काट रहा है वो उसका टीडीएस नहीं काटता था। अगर वो एसएससी एलिजिबल है तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर उस पर्सन का टीडीएस नहीं कटता था। तो अगर कोई चाहता है कि उसका टीडीएस ना कटे तो वो फॉर्म 15G और 15H फिल करके देता था। अब उसी 15G 15H की जगह पर क्या देंगे सर, फॉर्म 121। पहले दो अलग अलग फॉर्म थे, क्यों थे? बिलो 60 ईयर्स के लिए 15G और अगर अबव 60 ईयर्स है तो 15H। ये पहले एज के हिसाब से दोनों फॉर्म अलग अलग फिल किए जाते थे, उन दोनों को अभी उठा के मर्ज कर दिया है। तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में जो ये फॉर्म आया है तो 15G और 15H ये अलग अलग नहीं आए हैं, इनको आपस में मर्ज करके फॉर्म 121 कर दिया गया है। तो अब क्या हो गया, ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सा फॉर्म है। कोई भी एसएससी है, कोई भी एलिजिबल एसएससी है, वो फॉर्म 121 फिल करेगा और फिर अगर वो एलिजिबल है तो फिर उसका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन भी या फिर एक मिथ आप कह सकते हो, एक गलत धारणा आप कह सकते हो कि सिर्फ बैंक के टीडीएस के लिए ही फॉर्म 15G और 15H यूज होता है और किसी इनकम के लिए यूज नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, ये जरूर है कि जो 15G 15H पहले था और जो फॉर्म 121 अब हो गया है, ये 90% बैंक इंटरेस्ट के टीडीएस के केस में ही फिल किया जाता था। ये है, रियलिटी है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक इंटरेस्ट के टीडीएस के लिए ही फॉर्म जो है फिल किया जा सकता है, और भी इनकम है सर। अगर उसको आप देखोगे तो लिस्ट है। अगर आपका कोई रिकॉग्नाइज पीएफ का बैलेंस विड्रॉ कर रहे हो, वहां भी आप भर के दे सकते हो। इंश्योरेंस कमीशन के केस में भी भर के दे सकते हो। आपको रेंट मिल रहा है किसी स्पेसिफाइड पर्सन से तो भी आप भर के दे सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सम रिसीव हो रहा है, वहां भी आप भर के दे सकते हो। डिविडेंड इनकम है और अगर कोई अदर स्पेसिफाइड इनकम जो टाइम टू टाइम होती रहती है, अगर ये सब चीजें हैं, ये इनकम आपको आ रही है तो टीडीएस कटेगा। और अगर आप चाहते हो कि टीडीएस ना कटे तो फिर आप फॉर्म फिल करके दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है किसी बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है उस पर जो टीडीएस कटता है सिर्फ उस केस में ही एप्लीकेबल है। ये लिस्ट है, इसके लिए भी आप फॉर्म फिल करके दे सकते हो तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा सर। अच्छा, अब एलिजिबल कौन कौन है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के फॉर्म फिल कर देगा। रेसिडेंट होना चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में भी इंडिविजुअल होना चाहिए और HUF। बाकी अगर कोई एलिजिबल एंटिटी है, अगर सरकार नोटिफाई करती है तो उस केस में अदरवाइज इंडिविजुअल और HUF, कंपनी फर्म ये सब फाइल नहीं कर सकती। ठीक हो गया जी। अच्छा, कंडीशन बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो नील होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका न्यू रिजीम है तो 4 लाख तक एग्जाम्प्ट है, ओल्ड में 2.5 लाख एग्जाम्प्ट है। अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सपोज बैंक से 2 लाख का, तो भाई टोटल इनकम कितनी है, एग्जाम्पशन की लिमिट 2.5 लाख है। अब आपको मिल रहा है 2 लाख, तो उसके ऊपर तो भाई टैक्स आएगा नहीं। अब आप फॉर्म फिल करके बैंक में या अपने पेयर को दे सकते हो कि सर इस इंटरेस्ट को मिलाने के बाद भी मेरी इनकम जो है वो एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो मुझे तो वैसे भी टैक्स पे नहीं करना है, तो आप मेरा टीडीएस मत काटो। होगा क्या, आप टीडीएस काटोगे फिर मैं बाद में रिफंड क्लेम करूं तो फायदा क्या। इससे अच्छा अभी टीडीएस मत काटो, तो मेरे लिए एक जो प्रोसेस है वो बच जाएगा और आपको भी टीडीएस बिना काटे मुझे पे कर दो, बिकॉज मुझे तो टैक्स पे ही नहीं करना है। तो अगर आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नील है तो आप फॉर्म 121 भर के दे दोगे तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। पूरा प्रोसेस समझ लोगे ना तो सब कुछ एकदम आपको इजी हो जाएगा। मैंने पूरा फ्लो चार्ट यहां पर बना दिया है। देखिए होगा क्या, जो डिक्लेरेंट है मतलब जिसका टीडीएस कटने वाला है वो डिक्लेयर करेगा क्या,
पहले तो वो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले कि वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ वगैरह है, ठीक है। फाइनल टैक्स लायबिलिटी उसकी नील है, ठीक है। उसके पास वैलिड पैन है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं, वो एलिजिबल हो गया। फिर वो क्या करेगा, 120 फॉर्म 121 ये ऑब्टेन करेगा, उसको फिल करेगा। कैसे फिल करना अभी आगे हम लोग देखेंगे। प्रॉपर फिल करने के बाद जो भी उसका पेयर है, जो टीडीएस काटने वाला है, उसको सबमिट कर देगा। बस पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, जिसकी टीडीएस कटना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, उसने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब जो पेयर है, जो टीडीएस काटने वाला है, वो क्या करेगा, उस फॉर्म को वेरीफाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पैन चेक करेगा, स्टेटस देखेगा, एलिजिबिलिटी चेक करेगा। आप कह रहे हो कि आपका टीडीएस नहीं कटना चाहिए, बट पेयर चेक करेगा कि आप सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। सब कुछ सही है तो फिर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, वो आपके लिए यूनिक हो जाएगा, वो आप ही का रहेगा यूआईएन नंबर। अब उसको वो जो पेयर है वो मंथली बेसिस पे जो स्टेटमेंट सबमिट करता है उसमें भेजेगा, और जो अपना क्वार्टरली टीडीएस का रिटर्न फाइल करता है उसमें भी वो यूएन नंबर को कोड करेगा कि भाई मिस्टर ए हैं, उनका ये यूएन नंबर है, इस वजह से क्योंकि वो एलिजिबल है तो मैंने उनका टीडीएस नहीं काटा। ठीक है। हाँ, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, अगर पेयर ने चेक करा कि आप एलिजिबल नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो ये है पूरा प्रोसेस। जिसका टीडीएस कटना है वो फॉर्म फिल करके दे देगा, फिर जो टीडीएस काट रहा है वो वेरीफाई करेगा, सब कुछ सही है तो एक यूएन नंबर जनरेट हो जाएगा, वो आपके लिए यूनिक हो जाएगा। उसको पेयर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगा, फाइलिंग कर देगा कि भाई मिस्टर ए का टीडीएस नहीं कटना चाहिए, तो मैंने काटा भी नहीं, मुझे फॉर्म 121 मिल चुका था। ठीक हो गया। तो ये एक पूरा फ्लो चार्ट है, फॉर्म 121 टीडीएस कैसे नहीं काटा जाता है। अच्छा, अब सबमिट कब करना है। अब आप मेरे को बेसिक चीज बताओ, आपका टीडीएस कटने वाला है सपोज 10 तारीख को, ठीक है, 10 अप्रैल को, तो आप कब तक बताओगे पेयर को। ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन आपका टीडीएस कटने वाला है, जो भी एलिजिबल डेट है, उससे पहले ही बताओगे ना। एक बार टीडीएस कट गया फिर बता के क्या करोगे। तो जब आपको लग रहा है, जैसे आपने एफडी करी तो आपको पता होता है कब आपका इंटरेस्ट कटने वाला है, तो आप तभी क्या करोगे, उससे पहले फॉर्म 121 भर के दे दोगे। या फिर सेफर साइड क्या होगा, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी आज क्या है, अभी मतलब फर्स्ट वीक चल रहा है अप्रैल का, जस्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, आपको क्या करना है, अभी फॉर्म फिल करके दे दो। फिर क्या होगा, पूरे साल में आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली। तो पार्ट ए ये होता है डिक्लेरेंट, मतलब जिसका टीडीएस कटने वाला है वो फिल करता है। पार्ट बी जो टीडीएस काट रहा है पेयर, वो फिल करेगा। तो आपकी इनकम और डिक्लेरेशन वगैरह सब उसी में रहती है। और मैं आपको अगर फॉर्म की तरफ लेके चलूं तो उससे पहले देखिए, उससे पहले एक FAQ है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलीज करा हुआ है, इसको पढ़ते हैं, काफी चीजें यहां से भी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्म 121। पर्पस क्या है फॉर्म 121 का। मुझे लग रहा है कि मेरा टीडीएस नहीं कटना चाहिए बिकॉज मेरी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निल है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म फिल करके दे दूंगा, तो मेरा टीडीएस नहीं कटेगा। तो बस यही पर्पस है 121 का। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो फॉर्म 121 है, क्या उसने एग्जिस्टिंग फॉर्म 15G 15H को रिप्लेस कर दिया है। आंसर है यस, रिप्लेस कर दिया है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में आपको फॉर्म 121 फिल करना है। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी इनकम है जिसके लिए मैं फॉर्म 121 फिल कर सकता हूं। तो इसमें देखिए पूरी लिस्ट है जो अभी हमने देखी हुई है। पीएफ विड्रॉल, पेंशन, इंश्योरेंस कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डिविडेंड, ETC। इनके लिए आप फॉर्म फिल करके दे सकते हो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन है, सर क्या फॉर्म 121 भरना मैंडेटरी है। जी नहीं, आपको टीडीएस नहीं काटना है, आपको लग रहा है नहीं कटना चाहिए तो आप फिल करके दीजिए, नहीं भी फिल करके दोगे तो आपका टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, आप बाद में रिफंड क्लेम कर लो, तो वो हो सकता है। कौन एलिजिबल है सर, अब देखिए यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक देखिए, क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंट इंडिविजुअल बोथ बिलो 60 ईयर एंड अबव 60 ईयर। तो भाई ये लिखने की क्या नीड है, ये एक्ट में भी लिखा हुआ है, मतलब जो फॉर्म आया है उसमें भी लिखा हुआ है बिलो 60 ईयर एंड अबव 60 ईयर। आप सिंपली लिख दो रेजिडेंट इंडिविजुअल, चाहे कोई भी हो, सब आ गए उसमें, 10 साल वाला भी, 20 साल वाला भी, 50, 60, 70, 80, 100। अब ये लिखना कि बिलो 60 ईयर एंड अबव 60 ईयर बोथ आर एलिजिबल, तो ये तो फिर वही बात होगी ना कि एक्ट सिंप्लीफाई होने की जगह पर फिर आपने वही लिख दिया है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, बस बात खत्म हो गई। अब बिलो 60 ईयर अबव 60 ईयर लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, ये आगे चल के ठीक भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बट मुझे ऐसा लगा। अच्छा,
डिक्लेरेशन इन फॉर्म 121 रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू ईच पेयर। तो कह रहा है कि अगर सपोज आपको 3-4 जगह आपका टीडीएस कट रहा है, अलग अलग बैंक है, तो क्या सबको आपको देना है? तो यस, डिक्लेरेशन नीड टू सबमिटेड बाय द डिक्लेरेंट इन पार्ट ए टू ईच पेयर। हो सकता है आपका एसबीआई में टीडीएस कटे, पीएनबी में कटे, बैंक ऑफ बड़ौदा में कटे, तो तीनों में आपको फॉर्म फिल करके देना है अलग अलग। ये नहीं कि एक फिल कर दिया वो हर जगह लग जाएगा। क्या पैन मैंडेटरी है? तो बिल्कुल फॉर्म 121 के लिए पैन मैंडेटरी है, और इनकम टैक्स में तो हर काम के लिए आपको पैन मैंडेटरी है ही। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 की टाइम लिमिट क्या है? तो भाई सेम चीज है कि जो शेड्यूल डेट है उससे पहले पहले आपको सबमिट कर देना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ सबमिशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलेगा कि सर हम फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करें। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लॉग इन करके इनकम टैक्स की वेबसाइट पे ढूंढ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है कि सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन बाय द डिक्लेरेंट टू द पेयर कैन बी मेड। कैसे? इन पेपर फॉर्म, डाउनलोड करिए पीडीएफ, उसको फिल करिए मैन्युअली और सबमिट कर दीजिए, और ऑनलाइन भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है देखिए, इफ एनी सच फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द पेयर। अगर पेयर ने फॉर्म 121 को फिल करने की जो फैसिलिटी है अगर वो दे रखी है ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। जैसे बैंक, अगर बैंक की ऐप आपके पास है, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, तो आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, बिकॉज बैंक ने वो फैसिलिटी दे रखी है। लेकिन अगर पेयर ने ये फैसिलिटी नहीं दे रखी है, तो फिर आपको क्या करना है, पेपर फॉर्म ही यूज करना है। डाउनलोड करिए, फिल करिए और सबमिट करिए। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करके मत ढूंढिए, ठीक है? जो आपका पेयर है, जो टीडीएस काट रहा है, उसकी वेबसाइट पे जाइए, वो अगर ऑनलाइन सबमिट करने की फैसिलिटी है तो आप सबमिट कर सकते हो, वरना सिंपल है कि आप पेपर फॉर्म में उसको फिल करके सबमिट भी कर सकते हो, ठीक है? पार्ट है हम फिल करते हैं जिनका टीडीएस कटना होता है, जो चाहते हैं कि ना कटे, और पार्ट बी होता है पेयर का। जो पार्ट बी है, वो जो पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ही सबमिट करेगा ई फाइलिंग पोर्टल पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं कि आर द पेयर्स रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। क्या टैक्स जो टीडीएस काट रहा है उसको ये बताना मैंडेटरी है कि भाई किन किन पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटा है? तो यस, बिल्कुल वो फॉर्म 140 सबमिट करेगा और बताएगा उसने किन किन का टीडीएस नहीं काटा है, ये बताना उसके लिए मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 12 और आखिरी क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि इफ अ पर्सन हैज इनकम accruing from multiple pairs is he required to submit the declaration with each pair। ये भी पीछे भी था क्वेश्चन मिलता जुलता। तो हाँ, अगर आपकी अलग अलग पेयर्स हैं तो आपको सबको अलग अलग फॉर्म 121 सबमिट करना पड़ेगा। तो ये FAQ था। अब मैं अपने लेकर के आया हूँ ये पीडीएफ का फॉर्मेट, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ है, आप सबमिट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब अगर इसको आप ऑनलाइन फिल करोगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को प्रीफिल आ जाए यहाँ पर, जैसे नेम, एड्रेस, पैन, ये सारी चीज़ें प्रीफिल आ जाएंगी। मैनुअली फिल कर रहे हो तो आपको सब कुछ फिल करना है बहुत ही ईजी, कुछ भी नहीं है इसमें। नेम डालिए, एड्रेस, पैन, स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब देखिए फिर वही चीज, जैसे कि मैंने भी बोला था कि जब ये सबके लिए है फॉर्म, भाई आपने फॉर्म 15G और 15H दोनों को आपने मर्ज कर दिया है, ठीक है? और आप ये कह रहे हो कि बिलो 60 ईयर्स एंड अबव 60 ईयर्स सबके लिए एलिजिबल है। तो ये क्वेश्चन, क्या अब ये क्वेश्चन रिलेवेंट है? मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर चेंज होना चाहिए। भाई ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल है तो चाहे वो बिलो हो चाहे वो अबव हो, तो 60 ईयर्स का कोई यहाँ पर अब कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है सर? आगे हो सकता है चेंज हो जाए। फिर ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है। मेन चीज़ है डिटेल ऑफ इनकम। तो अब किस नेचर ऑफ इनकम के लिए, जो अभी लिस्ट हमने देखी थी कि भाई डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, पीएफ का बैलेंस है, डिविडेंड आ रहा है, आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो नेचर क्या है, किसके लिए आप जो है डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हो, वो आपको फिल करना है। कितनी इनकम, मतलब सपोज आपका बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है 1 लाख रुपए, उस पर टीडीएस कटना है, तो वो आपको यहाँ फिल करना है 1 लाख रुपए। फिर कह रहा है डिटेल ऑफ फॉर्म 121 अदर देन दिस फॉर्म। आपने पूरे साल में कितने फॉर्म 121 सबमिट करे हैं अलग अलग पेयर को, उसकी यहाँ पर डिटेल देनी है। तो जितने टोटल नंबर ऑफ फॉर्म आपने पहले फाइल कर चुके हैं उसके बारे में बताना है। एग्रीगेट अमाउंट बताना है। सपोज आपने 5 अलग अलग फॉर्म सबमिट करे हुए हैं, 50 50 50 50, तो टोटल कितना हो गया सर? 5 फॉर्म आपने सबमिट करे हैं, या 4 फॉर्म जितने भी हैं, उसका एग्रीगेट अमाउंट आपको बताना है। सब इनकम मान लीजिए 50-50 हज़ार के 5 फॉर्म है तो 2.5 लाख हो गया। लास्ट में क्या है? एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द टैक्स ईयर।
अब आप देख रहे हो टैक्स ईयर, नए एक्ट में असेसमेंट ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए टैक्स ईयर इसलिए लिखा हुआ है कि भाई उस टैक्स ईयर में आपकी टोटल इनकम कितनी है, इंक्लूड मेंशन इन कॉलम नंबर 12। तो जितनी भी इनकम है टोटल, आप कह रहे हो ना कि भाई आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो आप कितनी है एग्जैक्ट वो बताइए। अच्छा, एक छोटी सी जो मिस्टेक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो देखिए क्या है, डिटेल ऑफ द आईटीआर फाइल्ड फॉर द प्रीवियस 2 टैक्स ईयर। अब अगर कोई पर्सन सपोज 26-27 टैक्स ईयर के लिए फॉर्म 121 फाइल कर रहा है, तो ये तो पहला टैक्स ईयर है ना, इससे पहले जो 25-26 है या 24-25 है वो टैक्स ईयर तो नहीं है, वो या तो असेसमेंट ईयर है या प्रीवियस ईयर है। अब आपने यहाँ पे क्या फॉर्म में लिखा हुआ है, प्रीवियस 2 टैक्स ईयर, टैक्स 26-27 तो पहला टैक्स ईयर है, तो यहां पर चेंज होना चाहिए, यहां पर टैक्स ईयर के साथ साथ या तो असेसमेंट ईयर लिख दो या प्रीवियस ईयर लिख दो, क्योंकि ये अगर फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे तो हो सकता है वहां पर एरर आए, क्योंकि अगर आप वहां पे कहोगे टैक्स ईयर 25-26 तो सर 25-26 टैक्स ईयर नहीं है, वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है, उसको या तो हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे या हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, उसको हम लोग टैक्स ईयर नहीं बोलेंगे। तो ये एक छोटा सा चेंज है जो इस फॉर्म में होना चाहिए। तो टैक्स ईयर पिछले 2 साल का टैक्स ईयर नहीं, जब हम 28-29 का फिल करेंगे तब तो ठीक है, क्योंकि तब तक दो टैक्स ईयर बीत चुके होंगे, लेकिन अभी ये पहला टैक्स ईयर है, इससे पहले के जो 2 साल है वो टैक्स ईयर नहीं है, वो असेसमेंट ईयर है या प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ पर एक गलती है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर सिंपली डिक्लेरेशन है, नाम, पैन और फिर सबमिट करके साइन वन करके आप सबमिट कर दीजिए, हो गया, आपके एंड से हो गया। अब जो पार्ट बी है ये आपका पेयर जो बैंक है वो सबमिट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, फिर ये सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ये आप इसका प्रिंट आउट निकाल के भर के भी जमा कर सकते हो। बट और अगर आपका पेयर जैसे बैंक है उसकी वेबसाइट है, वहां से अगर ऑनलाइन आप फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, क्योंकि लगभग सारे बैंक ये फैसिलिटी देते हैं कि फॉर्म 121 आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग है, मोबाइल ऐप है, उससे आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि आधे से ज़्यादा चीज़ें प्रीफिल होकर के आएंगी और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कि आप बैंक में सबमिट करिए, सर्वर नहीं आ रहा है, काउंटर नंबर 4 पे जाइए, काउंटर नंबर 6 पे जाइए, ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो इसका बेनिफिट फॉर्म 121 का यही है कि कोई टीडीएस नहीं कटेगा, तो रिफंड डिले नहीं होगा। भाई जब टीडीएस ही नहीं कटा तो रिफंड की बात ही नहीं आएगी, तो कंप्लायंस सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये है पूरी कहानी फॉर्म 121 की। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।